हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और हम देखेंगे आज एक वीडियो अभिजीत चावड़ा जी की ही, जिसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या जापान एक सीक्रेट सुपर पावर है। जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत क्लियरली कहा जा सकता है कि है कुछ मामलों में। फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिकली आज भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएस और चाइना के बाद। तो इकोनॉमिकली अगर आप थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हो तो कितना टाइम लगेगा, और टेक्निकली भी आप पूरे साउंड हो। वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने पैसिफिस्ट नेचर अपना लिया था, इसलिए आई मीन कोई इतना ज़्यादा लाइक उस साइड से फियर नहीं करता है जापान की साइड से। लेकिन और हाँ, नेचर में फेरोशियसनेस या फेरोसिटी भी है। अगर किसी को शक है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जापान का जो फ्रंट था उसके बारे में पढ़ लो। बहुत रिस्पेक्ट है मेरे जापानीज़ के लिए, लेकिन वो इतने ज़्यादा क्रूअल हो सकते हैं किसी भी और नेशन के मुकाबले या किसी भी और ग्रुप ऑफ पीपल के मुकाबले जिसकी कोई कमी नहीं है। वो तो उनका कह सकते हैं मैच्योरिटी उन्होंने इतनी अचीव कर ली है, और न्यूक्लियर बॉम्ब के 2 अटैक झेल लिए के बाद उन्होंने सोचा कि पीस की तरफ कोशिश करते हैं। बट अगर सर्कमस्टांसेस इफ़ पुश कम्स टू शव, इफ़ रबर मीट्स द रोड, वो लोग किस हद तक जा सकते हैं इसकी कोई इमेजिनेशन नहीं है। बट एनीवेज क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या दिया है अभिजीत चावड़ा जी ने। What is Japan's role and significance in this power play, as it has one of the most efficient human resource managements in the world? ओके, Yes, you are right. Japan ये क्वेश्चन था। is one of the most optimized countries in the world. It has one of the most efficient systems of governance and business, and it was one of the best industrial ecosystems in the world. It has the best cutting-edge research and development. Japan is considered to be a shadow nuclear power, which means it doesn't have nuclear weapons, but it can have nuclear weapons next week if it wants to. If it wants to, And it can yes. have delivery systems too next week if it wants to. So that's the level of technological advancement Japan has. But as things stand, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ क्यों। जापान दुनिया की उन कंट्रीज़ में से है जो न्यूक्लियर एनर्जी में टॉप पे है। फ्रांस नंबर 1 कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करती है अपने कंजम्पशन के लिए, रेगुलर लाइफ, ये जिसको कहते हैं कि सिविलियन न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए सबसे ज़्यादा 70% प्लस जो उनकी ज़रूरतें, सिविलियन ज़रूरतें इलेक्ट्रिसिटी की, वो न्यूक्लियर प्लांट्स से आती हैं। फ्रांस इज़ अप ऑन द टॉप है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद सेकंड या थर्ड नंबर पे ही है, लेकिन इट्स अप देयर। फुकुशिमा प्लांट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो एक इंसिडेंट हुआ था या एक्सीडेंट। तो वो लोग इन टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी आगे हैं। अब उसका सिविलियन से मिलिट्री यूज़ में उसको कन्वर्ट कर लेना, गिवन, जैसा कि मैं पहले कह रहा था इंट्रोडक्शन में, कि गिवन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑफ द जापानीज़ हर चीज़ में, और ये कोई जो एशियन टाइगर कंट्रीज़ है, सिंगापुर, कोरिया, उनकी तरह कोई बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रेटन वुड्स सिस्टर के आने के बाद और यूएस के सपोर्ट से ग्रो नहीं हुआ है। जापान एक्चुअली ओरिजिनली वन ऑफ द वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ से ही ग्रो होता आया है। वो कोई ये नहीं था कि किसी वक्त में पिछड़ गया था और एकदम से ही फिर राइस पैडीज से डायरेक्ट यहाँ आ गया। तो एफिशिएंसी की जहाँ तक बात है, तो एक चीज़ और जिन्होंने नहीं इंक्लूड की, वहाँ के लोगों का जो एफिशिएंसी कल्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको वो है एक्चुअली असली एसेंस उस कंट्री का। तो यस, बिल्कुल सही। उनके पास ऑलमोस्ट तैयारी पूरी है अगर वो करना चाहे तो। यही मैं कह रहा था कि वो खुद से नहीं कर रहे हैं इनिशिएटिव, पर अगर चाहें तो लाइक नेक्स्ट वीक लिटरली नहीं, लेकिन figuratively. and today, let's take a look at the map of Japan. So here we are. ऊपर कोने में Japan. This is where Japan stands. So Japan occupies a very interesting and significant position in the geography of Asia. It essentially cuts off much of the Pacific from China, because Japan goes all the way to these islands here, Okinawa, etc. ये ओकिनावा है, और उसके नीचे जो आइलैंड दिख रहे हो ना, जो ताइवान के बिल्कुल नेक्स्ट में है, 3-4 आइलैंड जो है,
यही वो आइलैंड है जिनको जापान सेनकाकू कहता है और चाइना दियाओ आइलैंड कहता है, और इन पे कब्जा जापान का है, लेकिन चाइना भी इसको क्लेम करता है। यही इनका डिस्प्यूट है आपस में। etc., all the way to Taiwan. So that's one of the island chains that China is always so concerned about. So Japan occupies a very strategically important location geographically. Japan is a pacifistic country. It has a small army, बट वेरी armed एफिशिएंट। force, so to say. They call it the defense forces. So since the Second World War ended, Japan has been basically militarily very inactive, very dormant. It does maintain a military. It does have a reasonably good navy as well, but the entire focus of its armed forces is on defense. There is इतना डोरमेंट होने के बाद भी वर्ल्ड की बेस्ट नेवीज़ में आती है जापान की नेवी, फॉर एग्जांपल। एक चीज़ का और मैं ध्यान, क्योंकि ये मैप खुला हुआ है, चाइना का हाईवे नेटवर्क ज़रा नज़र मार के देखो। नहीं पता, आई मीन जस्ट मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, पूरी दुनिया में लार्जेस्ट नेटवर्क है हाईवेज़ और रोड्स का चाइना का, अमेरिका से बहुत आगे। अमेरिका होता था पहले नंबर पे, इन्होंने सरपास कर दिया उनको। जस्ट मैप में देखो, लिटरली आई कैचिंग लेवल है गूगल मैप्स में भी। no offensive. Uh, well, it has never taken any offensive attitude ever in the past 70 plus years. So Japan is a significant power, but it doesn't project power beyond its borders. Even if you look at Japan's economic policies, economy can also be a means of projecting power beyond your boundaries, beyond your borders. But if you look at the way Japan conducts itself economically and the way China conducts itself economically, you will see that China is intent on an ever-ending expansion and projection of power using all means, including economic means, which is one of the very important components in China's foreign policy. Whereas Japan does not indulge in the kind of economic practices and trade practices and mercantile practices that China does. Japan does not try to beggar its neighbors. It doesn't indulge in mercantilism. It doesn't try to lay debt traps on its neighbors. It essentially indulges in fair trade practices, more or less. I can't say all of these practices would be good, but फॉर एग्ज़ाम्पल इनके जो न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठते हैं। इनकी जो फिशिंग हैबिट्स हैं दुनिया में उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठते हैं। जापान वैसे एक बहुत ही डिसेंट कंट्री है, कंसीडर भी पूरी दुनिया में इसी तरीके से किया जाता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस इनके थोड़े से शेडी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। if you compare the two, it's a difference between heaven and hell, black and white. So Japan doesn't have the ambition to be a global geopolitical player. It is content to be a peaceful and developed country and to live in peace and let others live in peace. How long that will last? Well, it all depends on China's attitude. China has a big grudge against Japan, and because of the events of the Second World War, and China always uses these historical pretexts to bully other nations. So there is an ongoing land dispute, territorial dispute between China and Japan, and China has been bullying Japan in various ways for a long time. So Japan is a significant economy. It is one of the most technologically advanced nations, but it is not a global player on the geopolitical scene because of its pacifistic constitution and because it is defense oriented. It has a very strong navy, FYI. Its navy is more powerful than India's navy, significantly more powerful than India's navy. What is the measure of a navy's strength? So most people answer the number of ships a navy has. एक सेकेंड, इस पे भी आएंगे। जो इन्होंने बोला ना कि जापान का जियोपॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं है, वो थोड़ा सा मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर 10-15 साल पहले तक, 2005 या 2005 से 10 के बीच में चाइना ने जापान को ओवरटेक किया इकोनॉमी के टर्म्स में, साइज ऑफ इकोनॉमी के टर्म्स में। इस नहीं तो पिछले 50 साल तक अमेरिका के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान की ही थी, और जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है जर्मनी की, उससे सिग्निफिकेंटली लार्जर इकोनॉमी है जापान की। आई मीन बिलियंस का फ़र्क नहीं है, ट्रिलियंस का फ़र्क है। जापान रिसेंट पिछले 2000 के आसपास आके उसकी इकोनॉमी थोड़ी स्लो पड़नी शुरू हुई है, वरना उसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो अमेरिका को सरपास करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी।
तो ऐसी कंट्री का बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो एक्टिवली मिलिट्री परस्यूट्स नहीं भी रखता है तो भी सिग्निफिकेंस बन जाता है जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स sheer साइज ऑफ इट्स इंडस्ट्री एंड इट्स इकोनॉमी। और उसका एक सबूत मैं आपको देता हूँ। अभी जो क्वाड बन रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बन रहा है क्या, बन गया इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका का, उसमें जापान एक मेंबर है। तो अगर वो इतना ही ज़्यादा काइंड ऑफ यू नो लाइक हाइबरनेटिंग कंट्री होता है इस मामले में, तो वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनता, ना उसे कंसीडर किया जाता फॉर एग्ज़ाम्पल। दूसरी चीज़, जो ये बात कर रहे थे अभी उस पर आते हैं, नेवी के साइज़ की ये बात कर रहे थे। हाँ, नेवी मैं पहले ही कह रहा था जैसे कि जापान की नेवी वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल नेवीज़ में दुनिया की आती है। नंबर ऑफ़ शिप्स जैसे कि उन्होंने कहा, नहीं, नंबर ऑफ़ शिप्स से नहीं होता। चाइना के पास अमेरिका से ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेसल्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ वेसल्स जो होते हैं वो चाइना के पास यूएस से ज़्यादा है, लेकिन चाइना की जो नेवी है फॉर एग्जांपल, वो यूएस नेवी के मुकाबले में 1/10 भी नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ पावर। नेवी की पावर डिसाइड होती है उसकी फोर्स प्रोजेक्शन से, जिसे कहते हैं ना ब्लू वाटर नेवी, ब्राउन वाटर नेवी, कैटेगरीज होती है नेवी की। तो ब्लू वाटर नेवी का मतलब होता है कि पूरे बिग ओशंस में जो नेवी ऐसी हो जो अपनी पावर प्रोजेक्ट कर सकती हो। कितनी दूर तक आपकी नेवी पावर प्रोजेक्ट करती है, इससे डिसाइड होता है कौन सी नेवी कितनी पावरफुल है फॉर एग्जांपल। That's a wrong answer. The strength of your navy doesn't depend on how many ships you have. Yeah. The strength of your navy is directly proportional to how many missiles you can deploy at sea on a given day. वही पावर The प्रोजेक्शन। Japanese navy can deploy more than 1,000 missiles on any given day. So at right now, as we speak, it has at least 1,000 missiles deployed at sea right this moment. Maybe more, maybe 1,500 or more. So that is the strength of the Japanese navy. The strength, the power of a navy is measured in the number of missiles, anti-ship and other missiles it can deploy at any given time. So Japan's navy is much more powerful than India's navy. इसका मतलब यही है कि पावर प्रोजेक्ट करना, वो जो मिसाइल्स हैं वो एक्चुअली पावर प्रोजेक्ट कर रही हैं, थ्रेट है एक तरीके का। Its submarine strength is very good. It has very, very advanced submarines. So these are factors that China is wary of. But as I said, Japan's मुंबई में रहते entire हैं। outlook is defensive in देखो पता चल गया। nature as of today. And that's why it is not a very big player on the geopolitical scene, even though it can become one if it chooses to, or if it is allowed to by its overlord, which we will get into in a few moments. So that's where Japan stands. That's where Japan stands in the global power play position. What is Japan? ओके, लास्ट वाले पॉइंट से भी मैं थोड़ा सा अग्री नहीं करता, ओवरलॉर्ड वाला। जापान एक ऐसी कंट्री नहीं है बेसिकली जो कि वैसल स्टेट बने। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जापान को फोर्सफुली धक्का देके एक अमेरिकन एडमिरल थे 1879 या कुछ इस तरीके से, जब एडमिरल पेरी समथिंग पेरी नाम था यूएस के जो नेवल ऑफिसर थे, उन्होंने शिप्स लाके जापान के शोर्स पे खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि अगर आपने कंट्री को नहीं ओपन किया मार्केट के लिए तो हम आपको आप पे चढ़ाई कर देंगे, युद्ध कर देंगे आपसे। तब जाके जापान ने खोला था मार्केट बिजनेस के लिए, ठीक है, सिर्फ बिजनेस करने की अलाउंस दी थी, अलाउ किया था बिजनेस करने के लिए। उससे पहले जितने भी यूरोपियंस आते थे या अमेरिकन्स आते थे वहाँ पे बिज़नेस करने या डिफरेंट तरीके के रिलीजन प्रीच करने डिफरेंट रीजंस पे, तो जितनी देर उनका मन करता था, जो जापान का राजा होता था, शोगुन तो शायद जो चीफ्टन्स होते हैं मिलिट्री के उनको कहते हैं, बट एनीवेज जापानीज़ लोगों की जब तक मर्ज़ी होती थी काम करने देते थे। जिस दिन उनका दिमाग फिरता था मार मुर के भगा देते थे, नहीं तो कत्ल ही कर देते थे, सिर उड़ा देते थे, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट पूरी मंगोल्स ने 2 बार ट्राई किया उन पर अटैक करने का, वो तो यार नेचर ने उनका साथ नहीं दिया, उनके जो फ्लीट थी उनकी वो उड़ गई तूफ़ान में। जापान मोस्टली क्या कभी भी ऑक्यूपाई नहीं कर पाया कोई कंट्री उसको।
इनफैक्ट उसने साउथ ईस्ट एशिया और चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है मंचूरिया उसको ऑक्यूपाई कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और जो मैसेकर ऑफ नानकिंग आपने सुना होगा वो किया था, जिसमें बहुत सारे चाइनीज़ को उन्होंने उड़ा के रख दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसका ओवरलॉर्ड है, मुझे लगता है वो बहुत इंटेलिजेंट कंट्री है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन लोगों ने सोचा कि ठीक है, अमेरिका हमसे ज़्यादा पावरफुल है और हम रबल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो हमें अपने आप को रीबिल्ड करना है। और उस वक्त से उन्होंने रीबिल्ड करना शुरू किया, अमीर बने, एडवांस तो वो थे ही शुरू से, दोबारा एडवांस बन गए और एक स्ट्रेटजी के तरीके से जी रहे हैं। चाइना बुली नहीं कर पाया जापान को, वो पोक करता रहता है जापान को अक्सर, पर वो बुली नहीं कर पाया। अगर चाइना प्रॉपर बदला लेने पे आ जाए जापान से, टिट फॉर टैट करना शुरू कर दे, बहुत सारी जापानीज़ कंपनीज चाइना में काम करती हैं, बिजनेस करती हैं। चाइना बहुत बड़ी हेल्प है एक तरीके से, जापान बहुत बड़ी हेल्प है चाइना के लिए काफ़ी मामलों में। तो वो खींच सकते हैं नीचे से उनके लाइक रग अंडर फ्रॉम देयर फीट बहुत हद तक। और चाइनीज़ भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो इस तरीके से उनको करेंगे। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ओवरलॉर्ड वाला सीन नहीं है, यूएस कोई ओवरलॉर्ड नहीं है उनका। हाँ, यूएस इनफैक्ट जापानी स्मार्ट है कि वो लोग यूएस से अपनी सेफ्टी इंश्योर करवा रहे हैं और उनके पैसे कम खर्च हो रहे हैं इस साइड पे। हालांकि दे हैव टू पिक अप देयर स्लैक, मुझे लगता है, क्योंकि अब जो सिचुएशन बन रही है दुनिया में। एनीवेज, जियो पॉलिटिक्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। जितनी भी देर मैं बात कर सकता हूँ इस पर, लेकिन यहीं पर रोकना होगा इसे। देखने के लिए थैंक यू।